नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। द्विघात समीकरण का हम एक ऐसा पॉइंट जानेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है। ठीक है, हेडिंग दे रखी है, क्या है? गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लें, क्योंकि आपका ये जो चैनल है ना, आपको आगे चल के बहुत काम देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं, ये जो गुणनखंड दिया गया, गुणनखंड का प्रयोग हम प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। गुणनखंड का जो प्रयोग है, हम इसको प्राचीन काल से करते हुए आ रहे हैं। तो अब हम इसमें जानेंगे कि द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से गुणनखंड करके हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो चलिए, इसको समझाने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यानी छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, ताकि आपको जो है इसको समझने के लिए कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। बिल्कुल आसान भाषा में एक ही वीडियो में हम समझ जाएंगे उदाहरण के साथ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। हेडिंग आप डालिए एक उदाहरण। उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस में 1 दिया गया, इक्वल टू करके हमारा दिया गया है 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये तो मानक रूप में हमारा दिया गया। जब हमारा मानक रूप में कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर मानक रूप में नहीं, मानक रूप का मतलब हो जाता है घातों को हम घटते क्रम में लिखते हैं। घातों को हम क्या करते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं, तब जाके हमारा मानक रूप हो जाता है। वो हमारा रहता है असली, बिल्कुल प्योर द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा x² दिया गया है, x दिया गया है। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं, इसी के ऊपर विचार करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x = 1। अगर हम x को 1 के बराबर मान लें, यानी कि अगर x की जगह पे हम 1 रख दें, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1² हो जाएगा। ठीक है, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, यही तो बना यही तो इक्वेशन हमारा बनेगा। x की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, द्विघात समीकरण का गुणनखंड हम आपको समझा रहे हैं। पहले मेन पॉइंट, महत्वपूर्ण चीजें आप समझ लें, उसके बाद हम आपको उदाहरण में समझाएंगे कि ये इसका प्रयोग जो है, ये फॉर्मूला इसका प्रयोग करते कहाँ है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा x = 1 दिया गया है, इसको हम जानते क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का, यानी कि एक जो हमारा द्विघात समीकरण का एक मूल है। क्या है? x = 1 रखने पर जो हमारा एक आया है, एक जो है द्विघात समीकरण का एक मूल है। मूल है, ये जो x बराबर 1 आया है, तो ये हमारा क्या है? एक जो है द्विघात समीकरण का एक स्वच्छ, बिल्कुल शुद्ध मूल है। ठीक है, अब सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाता हूँ, ये मूल जो है, मूल क्या होता है? मूल जो हमारा होता है ना, एक प्रकार से हमारा शून्यांक होता है। मूल जो होता है एक प्रकार से हमारा शून्यांक होता है। अब शून्यांक क्या हमारा जानते हैं? शून्यांक, ये शून्यांक क्या होता है? सबसे पहली बात ये शून्यांक क्या होता है? शून्यांक जो है हम आपको समझाए हैं चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यानी कि पोलोनोमियल में। पोलोनोमियल यानी कि बहुपद, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2 एक हमारा है, जिसका नाम है बहुपद। हालांकि इस समय ये जो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो जो हमारा बहुपद है इस समय जो है सिलेबस से हट चुका है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए बहुपद को समझना बहुत ही जरूरी है। बहुपद में क्या होता है? एक द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, क्या होता है? एक द्विघात बहुपद होता है, जहाँ पे हमारा शून्यांक लग जाता है। जब हमारा शून्यांक रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर जहां पे हमारा मूल लग जाता है, वो हमारा हो जाता है द्विघात समीकरण। यही सबसे बड़ा फर्क है, ये देख लीजिएगा। अगर हमारा शून्यांक है तो द्विघात बहुपद है, अगर हमारा मूल है तो द्विघात
समीकरण है। सबसे बड़ा चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी यही है, देख लीजिएगा भैया, ये आपको इतनी आसान भाषा में कोई भी टीचर ऑनलाइन में बिना पैसे के फ्री में नहीं समझाएगा, इतनी अच्छी तरीके से समझा भी नहीं पाएगा। समझाने को तो बहुत लोग समझाते हैं, सिर्फ खान सर के अलावा इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, तो x जो हमारा है, सॉरी एक जो हमारा है द्विघात समीकरण का एक मूल है, इसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का एक शून्यांक भी, शून्यांक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शून्यांक, शून्यांक भी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? द्विघात बहुपद। अब शून्यांक क्या होता है? देखिए शून्यांक हमारा ये होता है, इसको मैं हटा रहा हूं, ये चीज यहाँ से हटा, शून्यांक, देखिए ये जो हमारा शून्यांक है, शून्यांक हमारा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? जिसमें सिर्फ अधिक से अधिक दो घातें, क्या हो? अधिक से अधिक, अधिक से अधिक दो घात हो, दो घात हो, वो हमारी क्या कहलाती है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कब बोले या द्विघात समीकरण बोले? जिसमें अधिक से अधिक दो घातें होती हैं, इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब अधिक से अधिक अगर तीन घात है तो हमारे क्या त्रिघात हो गया। क्या हो गया? त्रिघात हो गया, या हम उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अगर जिसमें एक भी घात ना हो, जिसमें एक भी घात ना दी गई हो, अगर हम इसको ऐसे हटा देते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे देखिए कोई घात दी गई है, नहीं दी गई, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, लाइनर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लगेगा 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यांक हो जाता है। जिसमें अधिक से अधिक दो घातें होती हैं उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि शून्यांक हमारा हो जाता है। चलिए इसी के ऊपर हम एक और आपको समझा देते हैं। अगर व्यापक रूप से हम देखें, यानी कि जनरल फॉर्म में अगर हम इसको देखें, यहाँ पे जो हमारा ए है यानी कि अल्फा है, ये भी हमारे एक द्विघात समीकरण का मूल है, यानी कि द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। अल्फा जो हमारा है द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा यही दिया गया है, तो अगर हम x की जगह पर अगर हम x इक्वल टू अल्फा लगा दें, x इक्वल टू अगर हम अल्फा लगा दें तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, अल्फा हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा हमारा क्या जाता है? जिस प्रकार से हम आपको समझाएं कि x इक्वल टू 1 हमारा होता है, एक हमारा द्विघात समीकरण का मूल है, यानी कि द्विघात समीकरण को हम शून्यांक भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो है x इक्वल टू अल्फा हमारा दिया गया है, अल्फा हमारा क्या है? द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि ये भी एक द्विघात समीकरण का हल है। अल्फा जो है वो द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। ये समझ लीजिए कि हमारा उदाहरण ही है, सबसे मेन चीज हमारा यही, जिस प्रकार से हम आपको समझाएं। एक जो हमारा अल्फा था वो एक तो हमारा वैसे था, लेकिन हमारा x इक्वल टू जो हम अल्फा समझाएं आपको, x इक्वल टू जो हम आपको अल्फा समझाए हैं, यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। क्या था? सबसे महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट था। चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जिनको समझ में आ रहा है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तब भी देंगे। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है? गुणनखंडन द्वारा समीकरण, गुणन खंडन द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए। मूल क्या होता है हम आपको समझाएं। मूल अलग हो जाता है, मूल जो हमारा हो अलग हो जाता है, शून्य जो हमारा है वो अलग हो जाता है। हल देखते हैं हम इसका। मूल ज्ञात होता है, मूल को हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से। मान लीजिए हमारे पास ये जो समीकरण दिया गया, ये देखिए गुणनखंडन भी दिया ना, गुणनखंडन को हम समझ रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है गुणनखंडन है। गुणनखंडन क्या करते हैं, गुणनखंड ये करते हैं कि जो संख्या दी रहती है जोड़ने या घटाने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, या गुणा करने पर उसका गुणांक प्राप्त हो जाए। योग दिया रहता है, गुणांक दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यही समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अगर हम इसका गुणनखंड करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 दिया गया, -5 है, ठीक है। अब -5 का गुणनखंड करेंगे, -5 का गुणनखंड करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, -5x का गुणनखंड करेंगे हम, तो हमारा 3 गुणे 3 - 2 यानी कि -2x आ जाएगा, फिर माइनस हमारा 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, -3x आ जाएगा। हमारा बीच में हमारा लगेगा निशान मल्टीप्लाई का, किसका लगेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि गुणनखंडन है, एक साइड में हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, हमारा 3x आ जाएगा। देखिए अब ये तो आप समझ रहे हैं कि हमारा 2 का गुणा हम अगर 3 में करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 5 दिया गया है, लेकिन अगर हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाने के बाद 6 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, हमारा माइनस है ना, माइनस माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x 2 बार दिया गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर जिसको हम कर सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई हम 3 कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। उसी प्रकार जब हमारा यही हो गया ना, ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं, एक x को हम साइड में कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही चीज है ना। अगर हम 2x स्क्वायर को बाहर करके अगर हम 3 को साइड में करके गुणा करेंगे तो हमारा, अगर हम यहाँ से x को अगर हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारे देखिए x स्क्वायर यहाँ पे 2x दिया गया, एक x इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -3x, माइनस है तो -3x हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा, 2x हो जाएगा, -2x मल्टीप्लाई -3x, यानी कि -5 का गुणनखंड क्या है, -2 है और -3x है। समझ में आ गया सभी को। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो -5x का गुणनखंड क्या है, 2x मल्टीप्लाई -3x, ये हमारा क्या है, गुणनखंड है। अब चलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए अगर हमारे पास यही चीज दी गई है तो हम इसको इक्वल करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस कर देते हैं, 5 को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, फिर माइनस हमारा हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा 3x, प्लस में हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। ये हम लिख सकते हैं इसको, इसके बराबर है, क्योंकि हमने जब इसका गुणनखंड किया है, गुणनखंड हम कब करते हैं, गुणनखंड हम बीच वाली संख्या का करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण जो दिया रहता है स्क्वायर के बगल वाली संख्या का हम करते हैं, जिसमें सिर्फ एक घात होती है उसी का करते हैं, यानी 5x दिया गया है हम इसका करेंगे, माइनस में माइनस में करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे हम तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। गुणनखंड हमारा यही होता है। ठीक है, गुणनखंड हमारा यही होता है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। अब हम ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर दिया गया है तो हम 2x को बाहर कर देते हैं, हमारा बचेगा x, 2x को हम ले लेते हैं कॉमा, हमारा बचेगा x -1, क्या बचेगा, एक x -1 बचेगा, माइनस अगर हम 3 को बाहर ले लेते हैं, -3 को अगर हम बाहर ले लेते हैं हमारा बचेगा x -1, क्या बचेगा, x -1 बचेगा। तो टोटल की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा 2x - x, क्या हो जाएगा 2x - 3 हो जाएगा।
एक हम यहाँ से ले लेते हैं, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब एक हम इसको ले लेते हैं, यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा है, गुणनखंडन मूल है। क्या है ये, गुणनखंडन मूल है। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इसको हम बाहर करेंगे, 2x स्क्वायर दिया गया है, एक x, 2x को अगर हम बाहर करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, एक घट जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस दिया गया है तो हमारा प्लस, नहीं सॉरी घटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। बाहर हम 2x को कर लेंगे, हमारा बचेगा x माइनस 1 बच जाएगा। माइनस में हम 3 को बाहर कर लेंगे, कॉमन यानी कॉमन कर लेंगे तो हमारा x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हम करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2x, एक को हम लगा देते हैं माइनस 3, 2x माइनस 3, एक ये इसमें हो गया। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम एक बार लिख देते, क्योंकि 2 बार दिया गया, हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। गुणनखंड करने का सबसे यही बेस्ट तरीका हमारा होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में। देखिए, अगर हमारे पास दिया गया है 2x माइनस 3, ठीक है, फिर दिया गया हमारे पास है x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये इसके बराबर में 0 है, ठीक है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, अगर ये पूरी तरह से इसके बराबर में 0 है, तो इसके बराबर में भी हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, इसके बराबर में भी हमारा 0 आएगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, जिनको समझ में आ गया तो वो तो सब्सक्राइब कर दिए हैं, उम्मीद यही करता हूँ। जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट भी कर देंगे। अब चलिए, सबसे जरूरी चीज क्या आती है, देखिए, अगर दोनों के बराबर में x है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तब भी हमारा आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तब भी हमारा 0 आएगा। दोनों को प्राप्त कर सकते हैं हम 0 से। ठीक है, 0 को प्राप्त हम कर सकते हैं। अगर हम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर हम इसको तोड़ेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x को बाहर करेंगे हम इक्वल टू 3/2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका है ये तरीका, अब कुछ मत करिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में से ये भी कर सकते हैं, यानी कि अगर x बराबर 3/2 कर देते हैं, एक हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। दो हम बोले थे आपको, दो प्रकार से होगा। ठीक है, तो पहले शब्द हमारे क्या है, पहला गुणनखंड हमारा क्या है, 1 है, और दूसरा गुणनखंड कितना है, 3/2। क्या है, 3/में हमारा 2। ठीक है, अब क्या है, इसके समीकरण हमारा क्या दिया गया था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका जो है, इस समीकरण का जो मूल है, क्या हमें ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना। इसका जो मूल है वो क्या है, एक तो 1 है, एक है, और 3/2 है, ये इसका मूल है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। ठीक है, मूल को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको समझाएंगे प्रश्नावली नंबर 4.2 में। सबसे जरूरी चीज यही दिया गया कि मूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, समीकरण का, द्विघात समीकरण का मूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हमारा दिया गया है प्रश्नावली नंबर 4.2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया। जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, आप वो समझिएगा। गुणनखंड करके हम यही प्राप्त कर सकते हैं, दो बार दिया गया गुणनखंड करके हम यही प्राप्त कर सकते हैं कि मूल क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।